तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। अगर कल ही आपका ऑडिट का पेपर है, हम सभी को कहीं ना कहीं मालूम है कि ऑडिट का पेपर बहुत टफ आने वाला है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन जो एमसीक्यूज वाला पोर्शन रहता है 30 मार्क्स का, जिसमें से अगर आपने आसानी से 20 या 24 नंबर तक भी स्कोर कर लिए ना, आपको डिस्क्रिप्टिव में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मार्क्स चाहिए। लाइक लेजिट बहुत ईजी हो जाता है पास होना जब 70 में से सिर्फ 20 मार्क्स लाने हो, क्योंकि 20 मार्क्स आपको एमसीक्यूज ने दे दिए। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत चांसेस कम है इसके कि आपको पहले से पता हो। सो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं कर रखा है, क्योंकि इस इवेल्युएशन के लिए बहुत ज्यादा गट्स लगते हैं। यूट्यूब पर ये सब चीजें बताना उतना आसान नहीं है, इतना एनालिसिस करने में बहुत टाइम लगता है। सो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज की ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको फर्स्ट चीज ये बताना चाहती हूँ कि आपके ऑडिट के पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आने वाला है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर से ज्यादा का नहीं दिखेगा। सो 4 और 3 नंबर के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट्स होने वाले हैं और लास्ट क्वेश्चन में 5 सब पार्ट्स आने वाले हैं। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो देखने को मिलेंगे। अब इसमें होता क्या है कि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, सो आप जल्दी जल्दी उसको पढ़ोगे जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में, और कुछ ना कुछ चीजें मिस आउट हो जाती है। जैसे कि May 24 का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही 2 पार्ट्स थे। सो एक क्वेश्चन में ही आपसे 2 चीजें पूछी जाती है। सबसे पहली चीज थी कि ऑडिट प्रोग्राम बनाते वक्त हम कौन कौन से मैटर्स कंसीडर करते हैं। बच्चों ने इसका आंसर लिखा और सेकंड उसमें पूछ रखा था कि सीएपी ने जो मैटर कंसीडर्स कर रखे हैं क्या वो मैटर सही है या फिर गलत है। सो फर्स्ट पार्ट तो हमने लिख दिया क्वेश्चन का और ये हम लिखना भूल गए। सो दोनों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। सो आपको क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हर क्वेश्चन में आपसे 1 या 2 सब पार्ट ऐसे पूछे जाएंगे जो अलग से नहीं लिखे हुए होंगे, सेम लाइन में ही लिखे हुए रहते हैं। सो बहुत अच्छे से अपने पेपर को पढ़ना है। अब सेकंड चीज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के ऐसी ट्रिक्स के लिए। सबसे पहली बात, अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये ट्रिक्स कोई काम की नहीं है। लेकिन अगर आपको आंसर में कंफ्यूजन है या फिर आपको आंसर जो है वो आता ही नहीं, आपने कभी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा है, तब ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत काम में करेगी। लेकिन इसका एक डिस्क्लेमर ये है कि ये 100% सही नहीं है। प्रोबेबिलिटी है 90 से 99% चांसेस है कि ये तुक्का अगर आपको लगाना है तो ये मेथड्स आपके लिए बहुत काम करेगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एमसीक्यूज में 4 पार्ट्स आपको दिए जाएंगे। उसमें से फर्स्ट पार्ट में कुछ लिखा रहेगा, सेकंड पार्ट में बी में कुछ लिखा रहेगा और सी ऑप्शन रहेगा कि बोथ अबव ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चंस में अधिकतर चांसेस है कि ये वाला जो ऑप्शन रहता है बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी, ये वाला ही सही रहेगा। अब आपको एक चीज और करनी है कि कमेंट्स में जो जो भी आंसर आपको पता हो उसका आंसर आपको पहले से टाइप करके भेजना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जहां पर आपको 3 ऊपर के लाइक ए बी सी तीनों में ऑप्शंस दिए जाएंगे और फोर्थ पार्ट में आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है अभी, उसमें तीनों पार्ट्स जो है उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। लेकिन जो डी पार्ट अगर उसमें ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली कोई सा भी क्वेश्चन हो 90% चांसेस है कि इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही रहता है। बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि यार ए सही है बी सही है, बट हम सी के लिए श्योर नहीं है। सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही आपको टिक करना है उस केस में। अब एक चीज आपको एक क्लियर पता होनी चाहिए कि ऑडिट में डायरेक्ट क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कंपैरिजन बिटवीन द करंट डेट एंड द प्रायर पीरियड बैलेंस को क्या बोलते हैं। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वाले बहुत कम देखने को मिलेगा। अधिकतर क्वेश्चन जो है ना वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड मिलेंगे, जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। जैसे कि थर्ड टाइप का एग्जांपल मैं देती हूँ। यहाँ पर हमको सिमिलर जो ऑप्शंस रहते हैं वो छांटने रहते हैं। तो 4 ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से 2 ऑप्शंस आपको ऐसे दिखेंगे हमेशा जो कि थोड़े सिमिलर हो। तो अभी जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वो इस हिसाब से है कि बिकॉज असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट टेक्स अकाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब यहाँ पर आपको बी और डी ऑप्शन आप देखो तो बिल्कुल सिमिलर है, बस एक चीज डिफरेंस है, सेटिस्फैक्ट्री है और इसमें अनसेटिस्फैक्ट्री है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इन दोनों में से ही आंसर रहेगा और आंसर जो है वो डी ही है, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री वाला आंसर है। सो मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर ऑप्शंस में से ही कोई आंसर जो है वो रहता है। अब फिफ्थ टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहां पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, सेकंड ऑप्शन दिया जाएगा, थर्ड ऑप्शन में उन दोनों के बीच में एंड लगा दिया जाएगा और फिफ्थ फोर्थ ऑप्शन में और लगा दिया जाए। अब मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि जो ऑप्शंस रहते हैं एंड और वाले, इनमें से ही कोई ना कोई एक आंसर सही होगा। और उसमें से भी अगर मैं एक आपको बताना चाहूँ स्पेसिफिक्स, तो जो एंड वाले आंसर्स रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर सही रहते हैं। जैसे कि अभी हमारी स्क्रीन पर हमको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो ऐसा है कि ऑडिट एविडेंस इंक्लूड्स। अब इसमें ए ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। बी ऑप्शन में आपको बोथ ये वाला और अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। थर्ड में आपको सिर्फ अदर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन दिया हुआ है और डी में आपको उन दोनों के बीच में और दिया हुआ है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बोथ, मतलब
ये, और इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन, ये वाला आंसर ही सही है। सो एंड वाला आंसर जो रहता है मोस्ट प्रोबेबली यही करेक्ट होता है। अब सिक्स्थ टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि रहते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब आपको जैसे दो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और ऑप्शंस रहेंगे आपके पास कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है या एक करेक्ट है। सो इसमें आप कैसे पता करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट 1 है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर यूजफुल while conducting audit and completion phase and not on planning stage. Second statement है हमारा, in planning stage audit procedures assist auditor in understanding client's business and identifying areas of potential risk. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें ऐसा बोल रहा है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्लानिंग स्टेज पर जो है वो काम के नहीं रहते हैं, जबकि वो एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है। सो मेजर चांसेस है कि जब दो स्टेटमेंट्स में आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना हो, सो एक स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली आपको ऐसा देंगे जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगेगा। सो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट या दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के चांसेस थोड़ा उससे कम रहते हैं। एक स्टेटमेंट डेफिनेटली सही रहता है और एक स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत रहता है। बट इसमें ऑफकोर्स आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। बट आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप एक स्टेटमेंट जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है उसको छोड़ के दूसरे वाले स्टेटमेंट को सही कर सकते हो। जैसे इसका आंसर जो है सही वो भी यही है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, मतलब डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। सेवेंथ टाइप के एमसीक्यूज रहते हैं एक्सटेंडेड वर्जन वाले, मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, उसमें 2 ऑप्शंस आपको थोड़े से सिमिलर लगते हैं। अब उन 2 ऑप्शंस में ही कोई ना कोई आंसर जो है वो सही रहता है। अब उन 2 ऑप्शंस में भी कैसा रहता है कि एक ऑप्शन जो रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है और जो सेकंड ऑप्शन रहता है वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, मतलब उसमें इन डिटेल जो है वो आपको बताया हुआ रहता है और अच्छी खासी जो है वो उसमें अंडरस्टैंडिंग रहती है, बिकॉज वगैरह करके ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स उसमें एडेड रहते हैं। तो जो एक्सटेंडेड वर्जन वाला हमारा ऑप्शन रहता है जिसमें ज्यादा लिखा हुआ है और लॉजिकल लिखा हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस है कि वो ही सही होगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कुछ टाइप्स आपको डेफिनेटली बताए एमसीक्यूज में, जहां पर आप तुक्का जो है वो इस हिसाब से लगा सकते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन ऑडिट के जो एमसीक्यूज आते हैं उसके हिसाब से मैंने ये एनालिसिस करा है। मैंने कम से कम 160 से 170 जो है एमसीक्यूज उनकी अंडरस्टैंडिंग करी और उसमें से ये एनालिसिस बनाया है। बहुत मेहनत लगी है इसमें और ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं अगर बता रही हूँ तो ये बिल्कुल ऐसे हवाबाजी नहीं है। डेफिनेटली आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। 90 से 99% प्रोबेबिलिटी इसका जो आंसर है वो आपको सही ही मिलेगा। बट ऑफकोर्स सीए एग्जाम से डिस्क्लेमर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे ऊपर है, बट तुक्का लगाने के लिए ये मेथड काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज की, जो कि है कि हमें बोला जाता है कि ऑडिट का पेपर है, कीवर्ड्स का लिखना बहुत जरूरी है। बट कीवर्ड्स जो है ना वो तो हमें सभी को पता है कि कीवर्ड्स लिखना जरूरी रहता है, लेकिन एक चीज हम मिस आउट कर जाते हैं कि अगर आप सिर्फ पूरा पेपर रटा रटाया लिख रहे हो जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो भी आपको इतने अटमोस्ट मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो आपके पेपर में, आपके आंसर्स में एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन कीवर्ड्स और उसमें कुछ पर्सनल टच भी होना चाहिए। अब ये पर्सनल टच आप कैसे दोगे, इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन है उसमें जैसे अगर एग्जाम्पल दे रखा है कि सीए ABCD है या फर्म है कोई AB एंड एसोसिएट्स करके, तो उस फर्म का, उस इंसान का जो एसोसिएशन है वो आपको अपने आंसर में देना है। जैसे हम लॉ में नहीं करते हैं फैक्ट्स ऑफ द केसेस लिखते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं, वैसे ही सेम आपको ऑडिट में भी करना रहता है। सो आपको एज अ ऑडिटर एक एनालिसिस करना है उस क्वेश्चन का। सो सिर्फ कीवर्ड्स लिख के मत आ जाना वो रटा रटाया। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सेम वर्ड जो है वो सेम उस इंसान का नाम, उस फर्म का नाम, उसमें से कुछ फैक्ट्स ऑफ द केसेस वो भी आपके आंसर में मेंशन होने चाहिए ताकि कनेक्टिविटी लगे आपके आंसर में और उस क्वेश्चन के बीच में। ऑडिट का पेपर में स्कोर करना बहुत मुश्किल रहता है, क्लियर करना मुश्किल रहता है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस पेपर में कंफर्म रहता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहां से कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। सो लिमिटेड टॉपिक्स ही है। पास्ट पेपर का एनालिसिस जो है वो जो इसको क्रैक कर लेता है ना वो इस पेपर को आसानी से निकाल लेता है। तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में, जहां पर लिंक मिल जाएगी आपको, यहाँ पर पेपर प्रिडिक्शन कर रखा है ऑडिट का, जहां पर मैंने बता रखा है कि कौन से चैप्टर से कहाँ से जो है डेफिनेटली कंफर्म क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी, आप डेफिनेटली देख कर जा सकते हो। एटलीस्ट आपको 40 से 50 लाने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।